नमस्कार दोस्तों, आप सबको दोबारा हमारे चैनल पर स्वागत है। तो आज हम डिस्कस करेंगे 2026 का प्री मॉनसून साइक्लोन फोरकास्ट पर। इसमें हम आईओडी के साथ एनसो का कंडीशन क्या है, इसका कंपैरिजन करके देखेंगे कि ऐसा सिमिलर क्लाइमेटिक कंडीशन के दौरान रिसेंट पास्ट पे कितना साइक्लोन बना था प्री मॉनसून पे, और इस साल का संभावना क्या है, कितना साइक्लोन कहाँ पर बन सकता है, कहाँ पर खतरा है, और मॉडल्स का फोरकास्ट के साथ साथ लोकल फैक्टर्स के ऊपर बहुत डिटेल्स पे डिस्कस करेंगे। सो वीडियो को पूरा देखिए, तभी आप जान पाएंगे ये सब चीज़ के बारे में। और वैसे ओनली क्लाइमेट कंडीशन के हिसाब से ही प्रोबेबिलिटीज़ ये वीडियो पे दिया जाएगा, ये कोई भविष्यवाणी नहीं है। और इसका पार्ट 2 अगले मंथ आने वाला है। धन्यवाद। लेट्स स्टार्ट। तो दोस्तों, मार्च महीने का पहला हफ्ता क्रॉस करने के साथ साथ गर्मी और तेज पकड़ चुका है, जिस वजह से एक सवाल आता है कि गर्मी ज़्यादा होगी तो तूफान साइक्लोन का खतरा तो बढ़ेगा ही। तो क्या साइक्लोन होगा इस बार मई और जून पे? सबसे पहले अभी का एनसो और आईओडी का कंडीशन को देखेंगे, क्योंकि इसी का जो कंडीशन इस साल का है, इसी के बेसिस पे हम जानने की कोशिश करेंगे कि रिसेंट पास्ट पे इस साल के कंडीशन से कौन सा साल मैच हो रहा है, और वो टाइम पर ऐसे सिमिलर कंडीशन पे क्या हुआ था, साइक्लोन बना था कि नहीं, कितना स्ट्रॉन्ग हुआ था, क्या हुआ था। उसी के बेसिस पे ये फोरकास्ट आपको दिया जा रहा है। और उसके बाद ये जानने के बाद हम मॉडल्स का फोरकास्ट और लोकल फैक्टर्स पर भी बात करेंगे। तो ये जो मैप है ये एनसो का फोरकास्ट है। ये बॉम जो कि ऑस्ट्रेलियन वेदर एजेंसी है, उनका ये फोरकास्ट है। ये मैप को देखने के बाद कुछ और एक्सप्लेन करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि मैप पे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि प्री एल नीनो कंडीशन मई महीने से ही शुरू हो जाएगा, और पूरे मॉनसून पे एल नीनो कंडीशन अपने पीक पर जा सकता है। तो एल नीनो का मॉनसून पर क्या इफ़ेक्ट हो सकता है, वो जानना है तो आपको चैनल पर वीडियो मिल जाएगा। लेकिन यहाँ इम्पोर्टेंट पॉइंट यही है कि मई और जून पे एल नीनो लगातार स्ट्रॉन्ग होता जा सकता है। तो अब आईओडी के बारे में बात करें तो ये आईओडी का फोरकास्ट का मैप है। इसके हिसाब से देखें तो आईओडी का कंडीशन हल्का पॉजिटिव की तरफ झुक के रह सकता है, खास करके मई और जून मंथ पे। मई भी थोड़ा न्यूट्रल की तरफ भी ये रह सकता है, खास करके मई के स्टार्टिंग तक। बट स्टिल हल्का पॉजिटिव आईओडी की तरफ ये कंफर्म शिफ्ट होगा, खास करके मिड में से, जो कि फोरकास्ट के हिसाब से दिखाई दे रहा है। तो ये तो हमें पता चला कि इस साल का मई और जून मंथ पे वीक एल नीनो कंडीशन के साथ वीक पॉजिटिव आईओडी कंडीशन रह सकता है। तो ऐसा सिमिलर कंडीशन क्या रिसेंटली हुआ था या नहीं? अगर हुआ था तो कब हुआ था, और तब क्या हुआ था? क्या साइक्लोन कितना बना था, कितना पावरफुल था? चलिए जानते हैं। तो सबसे पहले 2019 का बात करें तो 2019 पे मई मंथ पे साइक्लोन फानी बना था, जिससे आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, बांग्लादेश से लेकर उत्तर पूर्वी भारत तक बहुत बड़ा असर दिखाई दिया था मई मंथ पे। उड़ीसा पे खासकर भारी नुकसान हुआ था, क्योंकि उड़ीसा पे मई 3 पे इसका लैंडफॉल हुआ था। और 2019 का उसी साल जून मंथ पर भी अरबियन सी पर भी साइक्लोन वायु बना था। हालांकि इसका लैंडफॉल तो नहीं हुआ था, लेकिन इससे गुजरात के तटीय हिस्सों पे प्रभाव पड़ा था। ये नोट करें कि 2019 पे एनसो हल्का एल नीनो की तरफ झुका हुआ था 2019 पे, और आईओडी का कंडीशन हल्का पॉजिटिव आईओडी की तरफ झुका हुआ था। जो कि इस साल का क्लाइमेटिक कंडीशन से ये फोरकास्ट जो इस साल का है, इससे ये जो 2019 का कंडीशन 90% तक मैच हो रहा है। ये एक बड़ा पॉइंट है, इसको नोट करें। तो अब 2023 को देखें तो 2023 के मई और जून मंथ पे एल नीनो फुल्ली एक्टिव था, और आईओडी का कंडीशन न्यूट्रल रहा था, बट ये पॉजिटिव की तरफ आगे बढ़ रहा था। और ये कंडीशन पे साइक्लोन मोखा बना था बंगाल की खाड़ी पे मई मंथ पे। हालांकि ये साइक्लोन भारत पे लैंडफॉल नहीं किया, बल्कि ये म्यांमार पे लैंडफॉल किया था, जिसके असर से म्यांमार, बांग्लादेश और उत्तर पूर्वी भारत के हिस्सों पे जोरदार प्रभाव पड़ा था। तो वहीं पर 2023 का जून मंथ पे अरबियन सी पर भी साइक्लोन बिपरजॉय बना था, जो कि पश्चिमी गुजरात पे लैंडफॉल करके राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर पश्चिमी भारत के साथ उत्तर प्रदेश तक को इफेक्ट किया था। इससे गुजरात और राजस्थान के हिस्सों पे बाढ़ की कंडीशन बना था, जो कि काफ़ी रेयर था प्री मॉनसून पे। और ये सिस्टम कमज़ोर होने के साथ इंडिया के लैंड पे ये लो प्रेशर का इंटेंसिटी के रूप पे लगभग 7 से 8 दिन तक एक्टिव था।
ये भी एक रिकॉर्ड था प्री मानसून पे। और 2023 का कंडीशन इस साल से लगभग 50 से 60% तक मैच हो रहा है। हालांकि 2018, 2020, 2021, 2022 और 2024 पर भी प्री मानसून पे साइक्लोन बने थे। बस 2020 और 2021 पे स्ट्रॉन्ग साइक्लोन बने थे और 2018, 2022 और 2024 पे कमज़ोर साइक्लोन प्री मानसून पे बने थे। बट ये साइक्लोन्स जो बने थे वो मोस्टली न्यूट्रल से लानिना के कंडीशन पर ही बने थे। लाइक 2018, 2021 और 2022 पे लानिना कंडीशन था, जबकि 2020 और 2024 का साल प्योर न्यूट्रल था प्री मानसून पे। सो न्यूट्रल कंडीशन पर भी साइक्लोन बना है बंगाल की खाड़ी, अरब सागर पर। बट इस साल का जो कंडीशन है उसके सिमिलर क्लाइमेट पे क्या हुआ था उसके बेसिस पे हम डिस्कस कर रहे हैं। सो एल निनो इवेंट पे ज़्यादा इंटेंसिटी वाले साइक्लोन्स का ज़्यादा रिकॉर्ड्स है न्यूट्रल और लानिना के कंपैरिजन पे। तो इतना सब सुनने के बाद तो आपको अंदाज़ा लग ही गया होगा कि इस साल का जो 2026 का इस साल का जो कंडीशन है प्री मानसून का, वो 2019 और 2023 का एक कम्बिनेशन टाइप का, दोनों का मिला जुला टाइप का कंडीशन यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो अब ऐसे में एक्सपेक्ट क्या किया जाए? तो मेरे हिसाब से जो मुझे लग रहा है वो ये है कि इस साल मई और जून मंथ पे दोनों बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी एक्टिव रह सकता है। 2 से लेकर 3 सिस्टम्स के बनने की संभावना ज़्यादा है प्री मानसून पे। अब क्विक एनालिसिस को देखें तो कम से कम 15 मई से पहले कोई साइक्लोन या कोई सिस्टम बनने की संभावना ऑलमोस्ट ना के बराबर है, मतलब बहुत ही कम चांस है। दोनों बे ऑफ बंगाल अरेबियन सी पे कंडीशन के हिसाब से बे ऑफ बंगाल पे पहला सिस्टम का फॉर्मेशन हो सकता है कम से कम 15 मई से 25 मई के बीच। मे भी 15 मई से पहले भी सिस्टम बन सकता है, लेकिन संभावना इसका कम है। और अरेबियन सी पे 25 मई से 5 जून के बीच सिस्टम का फॉर्मेशन हो सकता है। यहाँ सिस्टम फॉर्मेशन का मतलब यह है कि लो प्रेशर या डिप्रेशन का फॉर्मेशन की बात मैं कर रहा हूँ। जबकि इस साल 2019 और 2023 का कॉम्बिनेशन लग रहा है खासकर प्री मानसून के लिए, और ये दोनों ही साल पे साइक्लोन बने थे। इसीलिए जो सिस्टम का फॉर्मेशन का चांस मैंने दिखाया है इस साल के लिए प्री मानसून के लिए, वो सिस्टम्स का डिप्रेशन पे बदलने की संभावना 40 से लेकर 50% के आसपास तक है कंडीशन के हिसाब से, और साइक्लोन पे बदलने की संभावना 10 से लेकर 15 नहीं तो 20% तक यहाँ पर मान के चल सकते हैं। हालांकि वो टाइम पे जो यानी कि 2019 से 2023 के टाइम पर जो सिस्टम बने थे वो वेरी सीवियर साइक्लोन से भी ज़्यादा का इंटेंसिटी वाले साइक्लोन्स थे। बट इसका क्लेम हम ऐसे नहीं कर सकते कि क्लाइमेट सिमिलर है तो इस साल भी वैसा ही इंटेंसिटी का साइक्लोन बनेगा, ये नहीं बोल सकते। ओनली डिप्रेशन से साइक्लोन का फॉर्मेशन का संभावना क्लाइमेटिक कंडीशन के हिसाब से फेवर कर रहा है दोनों बंगाल की खाड़ी, अरब सागर पर 15 मई से 5 जून के बीच पे, ऐसा ही बोल सकते हैं अभी के हिसाब से। और बे ऑफ बंगाल पे सिस्टम मोस्टली साउथ सेंट्रल नहीं तो सेंट्रल बे ऑफ बंगाल नहीं तो साउथ ईस्ट बे ऑफ बंगाल के आसपास के हिस्सों पे ही बनते हैं प्री मानसून पे, मई मंथ पे खास करके। इसलिए यही रेंज पे ही यहाँ पर चांसेस दिया गया है कि इसी रेंज के आसपास पे सिस्टम का फॉर्मेशन हो सकता है, जो कि चांसेस ज़्यादा है क्योंकि क्लाइमेटिक का सपोर्ट यहाँ पर पूरा का पूरा बना हुआ है। तो वहीं पर अरेबियन सी पे भी सिस्टम मोस्टली जो बनते हैं वो साउथ ईस्ट अरेबियन सी, लक्षद्वीप, केरला के कोस्ट के पास पे ही बनते हैं ज़्यादातर टाइम पर। इसलिए इसी लोकेशन का चांसेस, फॉर्मेशन का चांसेस इसी लोकेशन के आसपास पे बन सकता है, ऐसा यहाँ पर दिया गया है। तो आप ट्रैक्स को स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये ट्रैक्स जो बनाया गया है ये पास्ट रिकॉर्ड्स के ट्रैक्स को देखकर ही बनाया गया है। इसलिए बंगाल की खाड़ी पे जो सिस्टम मोस्टली मई मंथ के दौरान बनता है, प्री मानसून के दौरान बनता है, उनका ट्रैक्स मोस्टली उत्तर दिशा पे, नॉर्थ डायरेक्शन पे ही रहता है ऑलवेज। कभी कभी ट्रैक उत्तर पश्चिम पे भी होता है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम उत्तर पूर्व यानी कि नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन पे ट्रैक रहता है, जिससे बांग्लादेश म्यांमार पे खतरा हमेशा बना रहता है। और वहीं पर लैंडफॉल का ज़्यादा रिकॉर्ड्स भी है बांग्लादेश म्यांमार पे प्री मानसून पे। और अरेबियन सी का सिस्टम का पॉसिबल ट्रैक्स को आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये प्री मानसून के दौरान भी अरब सागर का ट्रैक मोस्टली सिमिलर ही रहता है। मोस्टली उत्तर उत्तर पश्चिम पे, कभी कभी उत्तर दिशा पे ट्रैक फॉलो करने के साथ गुजरात की तरफ रिकर्व करता है, कभी कभी ओमान की तरफ भी रिकर्व करता है, कभी कभी अरब सागर पर ही साइक्लोन कमज़ोर हो जाता है। ऐसा रिकॉर्ड्स आपको मिल जाएंगे। तो ये कुछ ट्रैक्स का संभावना दिया गया है पास्ट रिकॉर्ड्स के बेसिस पे। अगर ये लोकेशन पे सिस्टम फॉर्मेशन हुआ तो इनका ट्रैक्स इनमें से ही कुछ एक हो सकता है।
इसका संभावना ज़्यादा है। तो रिस्क एरिया के बारे में बात करें तो क्लाइमेट के हिसाब से बांग्लादेश और म्यांमार साइड पे रेड जोन दिया गया है, जो कि ये इंडिकेटिंग कर रहा है कि बांग्लादेश म्यांमार साइड पे यहाँ पर हाई चांस है कि साइक्लोन का लैंडफॉल वहाँ पर हो, अगर फॉर्मेशन किया तो। क्योंकि पास्ट रिकॉर्ड्स को अगर देखें तो बांग्लादेश और म्यांमार साइड पे पास्ट पे जो भी साइक्लोन्स प्री मानसून के दौरान बने हैं उनमें से ज़्यादातर साइक्लोन बांग्लादेश म्यांमार पे ही लैंडफॉल हुआ है। क्योंकि ज़्यादातर साइक्लोन बंगाल की खाड़ी पे प्री मानसून पे बनता है, वो उत्तर पूर्व की तरफ रिकर्व ज़्यादातर टाइम पर करता है। और वेस्ट बंगाल को भी मॉडरेट जोन पे रखा गया है, क्योंकि कभी कभी वेस्ट बंगाल पे भी साइक्लोन प्री मानसून पे लैंडफॉल करने के रिकॉर्ड्स अच्छा है पास्ट पे। तो अब लोगों के मन पे सवाल आएगा कि प्री मानसून के दौरान साइक्लोन उत्तर पूर्व पे रिकर्व क्यों करते हैं। क्योंकि उत्तर पश्चिम से जो हवा आता है भारत से, वो सिस्टम को धकेलने पे मदद करते हैं। साथ ही पश्चिमी विक्षोभ भी अगर आता है तो वो भी एक बड़ा रोल प्ले करता है कि सिस्टम का ट्रैक को रिकर्व करके उत्तर पूर्व पे पुश कर दे। इसलिए प्री मानसून पे कोई भी सिस्टम सीधा भारत को क्रॉस करके मध्य प्रदेश राजस्थान पे जाता नहीं है, जबकि मानसून पे ऐसे ट्रैक्स दिखता है। बट प्री मानसून पे ऐसा होता नहीं, प्री मानसून पे रिकर्व करता है उत्तर पूर्व की तरफ, इसी रीजन के चलते। तो उड़ीसा और आंध्र प्रदेश को लो चांस दिया गया है सिस्टम का डायरेक्ट लैंडफॉल को लेकर, क्योंकि प्री मानसून पे खास करके उड़ीसा और आंध्र प्रदेश का जो हिस्सा है वो प्री मानसून का साइक्लोन का लैंडफॉल को लेकर ज़्यादा फेवरेबल कंडीशन यहाँ पर बनता नहीं है। इसलिए उड़ीसा आंध्र प्रदेश के हिस्सों पे प्री मानसून पे ज़्यादा साइक्लोन का लैंडफॉल का रिकॉर्ड्स आपको नहीं मिलेगा। बहुत ही कम बार ही हुआ है कि साइक्लोन का लैंडफॉल ये टाइम के दौरान ये रीजन पे हुआ हो, इसलिए यहाँ पर लो चांस दिया गया है। और तमिलनाडु पे ऑलमोस्ट वेरी लो चांस दिया गया है, क्योंकि तमिलनाडु पे प्री मानसून पे साइक्लोन या कोई भी सिस्टम जाता नहीं है, इसलिए वाइट कलर यहाँ पर दिया गया है। तो अरेबियन सी पे सिस्टम बना तो पॉसिबल ट्रैक क्या होगा, उसको देखें तो गुजरात के पूरे तटीय हिस्सों के साथ साथ ओमान के कुछ पार्ट्स को मॉडरेट जोन पे रखा गया है पास्ट रिकॉर्ड्स के हिसाब से, और पाकिस्तान और महाराष्ट्र के तटीय हिस्सों को वेरी लो चांस जोन पे रखा गया है। यानी कि कोस्ट लाइन कलर ये दिखा रहा है कि पास्ट पे ये लोकेशन ज़्यादा सेंसिटिव रहा है साइक्लोन का लैंडफॉल को लेकर, इसलिए सिस्टम बना तो ये लोकेशन पे रिस्क कितना है ये दिखा रहा है। बट कभी कभी लो चांस जहाँ पर दिया गया है वहाँ पर भी सिस्टम का लैंडफॉल करता है, ऐसा नहीं कि नहीं करता है। इसलिए नील चांस यानी कि जीरो चांस कहीं पर नहीं है। तो दोस्तों ये तो आप समझ ही गए होंगे कि क्लाइमेट का सपोर्ट क्या है, ऐसा सिमिलर कंडीशन कब था और वो टाइम पर क्या हुआ था, और इस साल का संभावना क्या है, कब फॉर्मेशन का संभावना है, इसके हिसाब से ट्रैक रिस्क एरिया कौन कौन से हो सकता है पास्ट रिकॉर्ड्स के हिसाब से। आई होप इस पे किसी को कोई डाउट और नहीं होगा। मैं फिर से बोल देता हूँ कि ये कोई भविष्यवाणी नहीं है, ये ओनली क्लाइमेटिक कंडीशंस को देखकर कंपेयर करके एनालिसिस दिया जा रहा है संभावना के बेस्ड पर। अगर इसके हिसाब से सिस्टम हुआ तो इसमें कोई हैरानी की बात नहीं होगी, और अगर नहीं भी हुआ तो भी ये नॉर्मल ही रहेगा, क्योंकि ऐसे भी रिकॉर्ड्स है जहाँ पर ऐसे सिमिलर कंडीशन होने के बाद भी कुछ भी नहीं हुआ है। सो इसलिए आपको ये प्रोबेबिलिटीज़ दिया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर साइंस और मॉडल्स के हिसाब से आपको फोरकास्ट दिया जाता है। तो इसके बाद एक सवाल आएगा कि चलो साइक्लोन तो बन गया, जो कि हमेशा बनता है, बट इंटेंसिटी क्या होगा। इंटेंसिटी को लेकर हमेशा सवाल होता है कि साइक्लोन तो बनता है बट इंटेंसिटी कम होता है, तो इंटेंसिटी कम क्यों होता है, और इस साल का जो साइक्लोन होगा अगर बनता है तो उसका इंटेंसिटी क्या होगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। इसलिए मैंने इसको लास्ट पे रखा है। सो आज आई सेड कि इंटेंसिटी फुली लोकल फैक्टर्स के ऊपर ही डिपेंडेंट रहता है। पहला लोकल फैक्टर है एसएसटी, समुद्री सतह का तापमान। दूसरा है लो वर्टिकल विंड शेयर। तीसरा है एमजीओ मेडे जूलियन ओसिलेशन। फोर्थ है अपर एयर सर्कुलेशन। साथ ही सिस्टम का फॉर्मेशन का लोकेशन के साथ इनिशियल ट्रैक, ये भी सिस्टम का इंटेंसिटी के लिए जिम्मेदार होता है। तो ये सभी जो फैक्टर्स है जो भी फैक्टर्स का नाम मैंने लिया है, ये सभी चीज़ इंटेंसिटी के लिए बहुत बड़ा रोल निभाते हैं। अगर इसको एक्सप्लेन करूँ तो एसएसटी का जो कंडीशन होता है वो हमेशा फेवरेबल होता है बंगाल की खाड़ी अरब सागर पर। प्री मानसून पे खासकर 30 से लेकर 32 डिग्री सेल्सियस तक का एसएसटी हमेशा होता ही है, तो इसलिए ये कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता। और दूसरा जो विंड शेयर है, ये एक ऐसा फैक्टर है, अगर ये अनफेवरेबल हो जाए तो एक अच्छा खासा सुपर साइक्लोन को भी कमज़ोर कर दे। सबसे बड़ा एग्जाम्पल था अम्फान।
अम्फान सुपर साइक्लोन हुआ था सेंट्रल बे ऑफ बंगाल पे, बट जैसे जैसे ये आगे बढ़ता रहा तो उसके साथ साथ विंड शेयर भी बढ़ता रहा, जिसके चलते लैंडफॉल के टाइम पर ये एक वेरी सीवियर साइक्लोन बनकर लैंडफॉल हुआ था। बट फिर भी नुकसान हुआ था, बट जितना एक्सपेक्टेड था उससे काफ़ी कम हुआ। और हाई विंड शेयर पे सिस्टम का फॉर्मेशन हुआ तो वो एक्चुअली में डेवलप सही से नहीं कर पाता है। और तीसरा फैक्टर है MJO। इसको आपने बहुत बार सुना ही होगा सबसे। एक्चुअली इसको आप एक हवा की तरह समझ सकते हैं। मैं एक सिंपल से आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि एक्चुअली ये क्या है। आप इसको एक हवा समझ सकते हैं। इक्वेटर रीजन पे ही ये चीज़ें होता है। इक्वेटर रीजन पे ये हवा पूरा अर्थ का चक्कर लगाता है लगातार हर 1 से 2 महीने के अंदर। इससे होता ये है कि इससे सिस्टम का इंटेंसिफिकेशन पे ये मदद करता है, साथ ही रेनफॉल को ये बूस्ट करता है, क्लाउड फॉर्मेशन पे भी हेल्प करता है। साथ ही एक और लोकल फैक्टर है जो कि है वेस्टर्ली विंड्स। ये वेस्टर्ली विंड्स होता ही है कि ये सिस्टम अगर फॉर्मेशन कर रहा है तो ये वेस्टर्ली विंड्स अगर एक्टिव हुआ तो ये सिस्टम को मॉइस्चर देता है, जिससे सिस्टम का इंटेंसिफिकेशन ये ज़्यादा और इससे होता है। तो ये भी एक लोकल फैक्टर है। साथ ही फोर्थ है अपर एयर सर्कुलेशन। ये एक्चुअली में सिस्टम का इंटेंसिटी को बहुत ही बड़े लेवल पे बूस्ट करता है। अगर ये किसी भी सिस्टम के ऊपर एक्टिव होता है तो वो लोकेशन पे ये लो विंड शेयर को कर सकता है, साथ ही ये अनफेवरेबल कंडीशन से सिस्टम को प्रोटेक्ट कर सकता है, जिससे सिस्टम का इंटेंसिटी पे बहुत बड़े लेवल पे इम्पैक्ट पड़ता है। तो अगर ये सब चीज़ें एक साथ एक्टिव हो जाए तो सुपर साइक्लोन बनने का पूरा का पूरा संभावना बन जाता है। इसलिए सुपर साइक्लोन आपको हमेशा नहीं मिलता है बंगाल की खाड़ी पे, खास करके अरब सागर पर भी हमेशा सुपर साइक्लोन क्यों नहीं होता। इसका रीज़न यही है क्योंकि ये सारे लोकल फैक्टर्स हमेशा सपोर्ट नहीं करते हैं, कुछ ना कुछ कमी रह ही जाता है। तो जब भी सारा चीज़ एक साथ सपोर्ट करता है तो सुपर साइक्लोन बनता है, और ऐसा सारा कंडीशन सपोर्ट हो गया तो सुपर साइक्लोन बिल्कुल बनने का पूरा संभावना होता है। कभी कभी 1-2 कंडीशन पर भी सुपर साइक्लोन बनता है, बट ये बहुत ही रेयरली होता है। सो एक और चीज़ है जो सिस्टम का इंटेंसिटी को अफेक्ट करता है, वो है ड्राई एयर। अगर ज़्यादा ड्राई एयर का प्रभाव हुआ तो सिस्टम का स्ट्रक्चर को ये खराब कर सकता है। तो आपने अभी देखा कि कितने सारे लोकल फैक्टर्स है जो कि सिस्टम का इंटेंसिटी के लिए ज़रूरी है। इनमें से कोई भी एक फैक्टर का कमी हुआ तो नॉर्थ इंडियन ओशन पे प्रॉब्लम सिस्टम को होता है। तो क्या कोई ये सारे फैक्टर्स को प्रिडिक्ट कर सकता है 1 या 2 महीने पहले से? इसका जवाब होगा जी नहीं। ओनली MJO और SST ही है जिसको आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं 1 या 2 महीने पहले से। बाकी जो भी फैक्टर्स है वो मोस्टली 15 दिन से पहले इनका प्रिडिक्शन ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है। इसलिए आपने देखा होगा कि लॉन्ग रेंज पे मॉडल्स का जो इंटेंसिटी का फोरकास्ट वो जो देते हैं वो मैच नहीं करता है रियलिटी से। एक फैक्टर चेंज हुआ तो यहाँ पर पूरा पिक्चर चेंज हो जाता है। तो इसके साथ मैंने कुछ और चीज़ पर भी बोला था कि सिस्टम का फॉर्मेशन लोकेशन और उसका इनिशियल ट्रैक। अब ये क्या है, इसको सिंपल भाषा पे आपको समझाऊं तो एग्जांपल देने के साथ ही मैं बताऊंगा आपको, जिससे आपको समझने में आसानी होगा। ऐसा कई बार हुआ भी है। सोच लीजिए कि लक्षद्वीप के पास एक लो प्रेशर डेवलप हुआ और उसका इनिशियल ट्रैक उत्तर पूर्व नॉर्थ ईस्ट रहा, जिससे वो लक्षद्वीप से निकलकर सीधा केरला कर्नाटक के पास जाके कमज़ोर हो गया। तो उसका इंटेंसिफिकेशन के लिए उसको टाइम ही नहीं मिला। तो वहीं पर अगर इनिशियल ट्रैक उसका उत्तर पश्चिम होता तो क्या होता, इंटेंसिटी ज़्यादा होता। तो बंगाल की खाड़ी के साथ भी कई बार ऐसा हुआ है। सबसे अच्छा एग्जाम्पल लास्ट ईयर का साइक्लोन सेनियर का ही है, जिसको ECMWM मॉडल ऐसा दिखा रहा था कि सुमात्रा के पास पे जो सिस्टम बनेगा वो अंडमान सागर से होकर बंगाल की खाड़ी से आकर सुपर साइक्लोन बन सकता है। बट एक्चुअली रियलिटी पे क्या हुआ, वो सिस्टम का इनिशियल ट्रैक उत्तर पूर्व रहा और उसके बाद वो अंडमान सागर पे आ ही नहीं पाया, है ना। तो ये एक्चुअली में डिपेंड करता है कि सिस्टम का लोकेशन क्या होता है, साथ ही उसका इनिशियल ट्रैक क्या होता है इंटेंसिटी के लिए। ये भी एक्चुअली बहुत बड़ा पॉइंट है। सो आई थिंक आप समझ ही गए होंगे कि क्यों सुपर साइक्लोन हमेशा बंगाल की खाड़ी अरब सागर पर होता नहीं है, क्योंकि इंटेंसिटी इतना सारा चीज़ पर डिपेंड करता है। और ये फैक्टर्स को 15 दिन पहले से आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि साइंस टेक्नोलॉजी इतना एडवांस नहीं है और होगा भी नहीं शायद। तो इसलिए साइक्लोन का संभावना तो है, जैसे हमने अभी डिस्कस किया, अभी क्लाइमेट का सपोर्ट तो है, बट इंटेंसिटी क्या होगा ये डिपेंड करेगा ये सब चीज़ पर। तो लास्ट में मॉडल्स क्या दिखा रहे हैं,
इसको देखें तो पहले एमजीओ को देखेंगे कि एमजीओ का फोरकास्ट क्या है। तो ये मैप के हिसाब से जो पैटर्न है इसको देखकर यही लग रहा है कि कम से कम 10 से 15 अप्रैल तक एमजीओ नॉर्थ इंडियन ओशन पे एक्टिव हो सकता है। बट वो टाइम पर कोई सिस्टम का संभावना नहीं है, बट इसके चलते भारत के कई हिस्सों पे बारिश का संभावना बढ़ सकता है। तो और सेकंड जो एमजीओ एक्टिव होगा वो 20 मई से 30 मई के बीच आ सकता है। उसी दौरान जो होना है वो होगा, और मॉनसून का अनसेट के लिए भी वो टाइम पर कंडीशन फेवरेबल हो सकता है। तो सीएफएस का फोरकास्ट को देखें तो सीएफएस का सिग्नल भी ऐसा ही दिखा रहा है कि बंगाल की खाड़ी अरब सागर पर मई मंथ पे एक्टिविटीज़ होंगे, यानी सिस्टम का सपोर्ट मॉडल्स दे रहे हैं। और ईसीएमडब्ल्यूएफ का लॉन्ग रेंज का फोरकास्ट को भी देखें तो यहाँ पर भी ऐसा दिखाया जा रहा है कि बंगाल की खाड़ी अरब सागर पर एवरेज साइक्लोन का संभावना है, बट ये कुछ इंटेंसिटी का प्रिडिक्ट नहीं कर रहे हैं, बस फॉर्मेशन का संभावना दे रहे हैं। तो दोस्तों ये था मेरा पूरा फुल एनालिसिस। आई होप कि आपको पूरा फुल डिटेल्स मिला होगा सिस्टम के बारे में, इंटेंसिटी के बारे में, ट्रैक के बारे में, क्लाइमेट के बारे में, लोकल फैक्टर्स के बारे में, क्योंकि काफ़ी डीप में रिसर्च किया गया था। तो ऐसा ही जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और इसका पार्ट 2 भी अप्रैल पे आने वाला है, इस पर क्लैरिटी और भी आपको मिलेगा। आप सभी का दिन शुभ हो। धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो पे। बाय।